मालवीय नगर के हौसरानी इलाके में न जाने कितने ऐसे लाक्षागृह हैं जो बिना किसी नियम ना बिना किसी एनओसी के चल रहे हैं। हम मालवीय नगर के उस होटल से महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर होंगे। वो होटल जिसका नाम फ्लोरिश स्टे है, जिसमें कल सुबह एकाएक आग लगती है और 21 लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। इस पूरे एरिया को घूम रहे हैं और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ अभी भी ऐसी कितनी इमारतें हैं जिनका इस्तेमाल कमर्शियल पर्पस से किया जा रहा है और जिसमें नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। ऐसे ही घूमते घूमते हमारी नज़र इस बिल्डिंग पर पड़ती है। आप सबसे पहले इस बिल्डिंग को देख लीजिए। वैसे तो ये बिल्डिंग देखने में खंडहर सी नज़र आती है, ऊपर धूल जमी हुई नज़र आती है। ऐसा लग रहा है कि इस बिल्डिंग का इस्तेमाल शायद नहीं किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही इस बिल्डिंग के बेसमेंट पर आप नजर दौड़ाएंगे तो ये बेसमेंट आपको गुलजार नजर आएगा। इस बेसमेंट में आपको लाइटें भी जली दिखेंगी और इस बेसमेंट में आपको दुकानें भी खुली दिखेंगी। अब आइए इस बेसमेंट की पड़ताल करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बेसमेंट में क्या नियमों का पालन किया गया है। अगर कोई आपात स्थिति आ जाएगी तो क्या इस बेसमेंट से निकलने की सुविधा लोगों के पास होगी। पहले आप देखिए, यहाँ पर एक कुरियर एंड कार्गो सर्विस का ऑफिस हमें नजर आ रहा है। अब हम बेसमेंट में उतर रहे हैं और बेसमेंट में जब उतरेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सीढ़ियों को उतरकर हम नीचे बेसमेंट में आ गए हैं। अब बेसमेंट में कितने कमरे बनाने की इजाज़त होती है और कितने कमरे बना लिए जाते हैं, और अगर बेसमेंट में कमरे बनाए भी जाते हैं तो नियमों का पालन किया जाता है कि नहीं किया जाता है। जो संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं उनसे एनओसी ली जाती है या नहीं ली जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एंट्री और एग्जिट के लिए क्या अलग अलग व्यवस्था की जाती है। तो इस बेसमेंट पे जब मैंने एंट्री की है तो एक एंट्री पॉइंट आपने देख लिया, लेकिन कोई एग्जिट पॉइंट यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है। अगर कोई आपात स्थिति बनती है, अगर पानी भरता है, अगर आग लगती है, तो लोगों के निकलने के लिए सिर्फ एक ये छोटा सा गलियारा है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। और यहाँ अगर 2 से 3 लोग एक साथ बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो फंस सकते हैं, गिर सकते हैं और किसी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। एक कमर्शियल यहाँ पर शॉप हमें नज़र आ रही है और ये कमर्शियल शॉप यहाँ पर कब आई, कैसे आई, क्या कहते हैं यहाँ पर जो काम कर रहे लोग हैं, आइए उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? संजीव कुमार सिंह। संजीव जी, ये कब से है आपकी शॉप यहाँ पर? मैडम, मैं आपको बताया ना, अभी मैं जस्ट अभी शिफ्ट किया, अभी ऊपर काम चल रहे हैं तो इस वजह से नीचे हमें शिफ्ट किया। अभी बोला कि 1 महीने के बाद फिर ऊपर चले जाना है। पहले ऊपर चलती थी आपकी शॉप? हाँ, मैं फर्स्ट फ्लोर पे था। और नीचे बेसमेंट में क्या था? खाली था। बेसमेंट खाली था। हाँ। खाली रखने के लिए बेसमेंट बनाया था? खाली मतलब पानी वानी की वजह से ये सब अभी कोई आते नहीं थे ना, अभी तो कोई सारे खाली थे। सारे खाली थे। हाँ। ये कितना किराया है इस एक शॉप का? 15,000। 15,000 बेसमेंट की शॉप का। देखिए, बेसमेंट की शॉप का 15,000 किराया है। हालांकि जिनकी ये शॉप है वो ये कह रहे हैं कि बेसमेंट में उन्हें अभी अभी शिफ्ट किया गया है क्योंकि ऊपर काम चल रहा है। लेकिन इमारत की हालत मैंने आपको दिखाई, इमारत किस तरीके से जर्जर हो चुकी है। ऊपर देखकर तो कम से कम ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ पर कोई रहता होगा या वहाँ पर कोई काम होता होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये दिखाते हैं आपको। देखिए, एक और दरवाज़ा है। एक शॉप तो हमने आपको दिखाई, एक और दरवाज़ा है और ये दरवाज़ा अभी बंद है। ताला यहाँ पर लगा हुआ है। ये देखकर समझा जा सकता है कि ताला यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन इसके अंदर भी जाहिर तौर पर उतना ही स्पेस होगा जितना पिछली दुकान पर हमने आपको दिखाया है। और एक बेसमेंट की छोटी सी दुकान के लिए 15,000 रुपए का किराया वसूला जाता है। आगे चलें तो देखिए, यहाँ पर आपको कुछ फर्नीचर रखा हुआ नजर आ जाएगा। अलमीरा आपको रखी हुई नजर आ जाएगी। इसका मतलब ये कि ये कार्यरत है, यानी ये बेसमेंट कार्यरत है। इस बेसमेंट में अभी भी काम होता है। इस बेसमेंट में अभी भी कमर्शियल पर्पस के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब एक और यहाँ कमरा है, लेकिन यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है और बाकायदा देखिए एक लकड़ी का डोर है और इस लकड़ी के डोर के साथ ही साथ यहाँ पर एक लोहे का भी डोर हमें नजर आ रहा है। और जिस तरीके से सजावट की गई है इस पूरे एरिया की, उसे देखकर तो मैं ये नहीं कह सकती कि बेसमेंट खाली था और इस बेसमेंट में लोगों को अभी शिफ्ट किया गया है। ये तैयारी देखकर, ये सजावट देखकर तो कहा जा सकता है, ये कुर्सियां देखकर, जिस तरीके का फर्नीचर यहाँ पर पड़ा है, इन कुर्सियों को देखकर तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पहले से कार्यरत हैं दुकानें। यहाँ पहले से इन छोटे छोटे कमरों को किराए पर दिया गया है। ये वो कमरे हैं जिस एक कमरे का किराया 15,000 है। लेकिन सेफ्टी के नाम पर क्या है? तो सेफ्टी के नाम पर एक छोटा सा गलियारा है, ये छोटा सा पैसेज है। आप सोचिए कि अगर मैं बीच में भी चलूं तो मेरे इर्द गिर्द सिर्फ एक शख्स के चलने की जगह बचती है, वो भी हम टकरा कर चलेंगे। अब सोचिए, यहाँ फर्नीचर भी रखा हुआ है,
यहाँ सामान भी रखा हुआ है। अगर पानी भरता है, आग लगती है और यहाँ से कोई भागने की कोशिश करेगा तो कैसे भागेगा? टकराएगा और नीचे गिरेगा। अब थोड़ा आगे आइए। दरअसल मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि इस बेसमेंट का अंत कहाँ पर है। क्या ये बेसमेंट में कोई एग्जिट पॉइंट भी दूसरा दिया है? क्या यहाँ पर दूसरी सीढ़ियां भी हैं ताकि आग लगने पर, पानी भरने पर कोई दूसरा रास्ता अपनाया जाए? तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ कबाड़ा ही कबाड़ा नजर आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कबाड़ा ही कबाड़ा नजर आ रहा है और यहाँ भी सिर्फ कबाड़ा ही कबाड़ा नजर आ रहा है, यानी कि कोई भी एग्जिट पॉइंट इस बेसमेंट में नहीं है। तो कहानी सिर्फ फ्लोरिश स्टे की नहीं है, कहानी इस पूरे एरिया की है। कहानी मालवीय नगर के इस हौज रानी की है, जहां नियमों को ताक पर रखकर बड़े बड़े निर्माण कर दिए गए हैं और चंद पैसों के लालच में कमर्शियल प्रॉपर्टीज बना दी गई हैं। बेसमेंट में एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार कमरे बना लिए गए हैं और उन कमरों के इर्द गिर्द सेफ्टी के क्या उपाय हैं या फायर सेफ्टी के क्या उपाय हैं, एग्जिट के क्या उपाय हैं, वो तो आपने देख ही लिया। सवाल अभी भी ये बरकरार है कि मालवीय नगर के इस हौजरानी में अभी कितने लाक्षागृह मौजूद हैं। फ्लोरिश स्टे में आग की घटना के बाद हौजरानी में रहने वाले लोग काफी गुस्से में हैं। लोगों का कहना है कि 5 साल में यहां पर बिना किसी परमिशन के नियमों का उल्लंघन करके कई होटल्स बना दिए गए हैं। अब ऐसे में यहां पर रहने वाले लोगों की मांग है कि जांच के बाद इन होटल्स को सील कर दिया जाए और उन्हें बुलडोजर से ध्वस्त भी किया जाए। इस समय हौजरानी गांव के जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं। वो ये मांग कर रहे हैं कि आगे यहाँ पे ये घटना ना हो, लेकिन जो घटना हुई उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भैया, कल यहाँ पे आप लोगों ने एक होटल को जलते हुए देखा, 21 लोगों की मौत हो गई। लवकेश बाजार के यहाँ पे कितने और होटल हैं? 3 होटल उनके और हैं यहाँ पर। फ्लोरिश यूनियन का सबसे पुराना होटल है जिसको लगभग 15 साल से ऊपर का समय हो गया। उसके बाद उन्होंने ग्रीन रेजिडेंसी के नाम से एक होटल बनाया। उसके बाद उन्होंने जो ये होटल बनाया, ये प्रॉपर्टी जैसा हमने सुना है ये आलूवालिया जी की प्रॉपर्टी थी, शायद उनसे उन्होंने परचेस करने के बाद इसको जो बनाया है। ठीक है, जिम्मेदारी दिल्ली की मुख्यमंत्री की है, जिम्मेदारी दिल्ली के जो निचले स्तर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी है। हमें दिल्ली सरकार से किसी तरीके की कोई अपेक्षा नहीं है। इसमें गृह मंत्रालय को, माननीय अमित शाह जी को जो खुद से जो संज्ञान लेना चाहिए, दिल्ली हाईकोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट की निगरानी में इसकी जांच हो। जितने भी इलीगल होटल्स यहाँ पर चल रहे हैं, हम नहीं चाहते कि उनके ऊपर सील लगे, वो जमींदोज हों। जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में जो बुलडोजर यहाँ पे होटल्स हैं जो इलीगल तरीके से चलते हैं, आप चाहते हैं कि उन पे बुलडोजर चले? बिल्कुल बुलडोजर चले, बुलडोजर चले, यहाँ भी चले। उनकी संपत्तियों की जांच हो, उनके पास इतना धन कहाँ से आ रहा है, किन लोगों का पैसा लग रहा है, 6-6, 7-7 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कैसे खरीदी जा रही है। क्या बीट अफसर यहाँ पे सक्रिय नहीं है? बीट अफसर सक्रिय हैं, चाय पी लेते हैं, कभी भी इन होटलों में आके बैठ के पी लेते हैं चाय। कभी भी आप जो सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग निकालिए, अक्सर रात में आपको जो बीट ऑफिसर इन्हीं होटल से निकलते हुए नजर आ जाएंगे, चाहे वो इस तरफ के हों चाहे पीछे की तरफ के हों। इसी के बैक साइड में पिछले 6 महीने के अंदर 4 होटल और बने नए।